अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सोलर पावर प्लांट, एक थीसिस जो हमने कुछ दिनों पहले शुरू किया था। आज इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट चैप्टर मिस कर दिया हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकें, ताकि आप जनरल इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये थीसिस किसके बारे में लिखा जा रहा है और इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो आज सेकंड चैप्टर में शुरू करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में जो पहली स्टार्टिंग है वो हेडिंग है सोलर एनर्जी रिसोर्स के बारे में, कि सन से अर्थ तक यानी हमारी ज़मीन तक कितनी एनर्जी पहुंचती है और यानी कितने एनर्जी सन प्रोड्यूस कर रहा है और वो ज़मीन तक पहुंच रही है और वो किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को में यूज़ कर सकते हैं। तो एक जनरल आइडिया इसका बताया गया है कि अगर सन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी 4 × 10⁻26 वाट्स ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, यानी हर सेकंड में इतनी एनर्जी यानी इतना वाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सन की एनर्जी ज़मीन तक जो पहुंचती है वो 8 मिनट तक के अंदर सन से लेकर ज़मीन की सरफेस तक पहुंच जाती है। अब सन की एनर्जी जो अर्थ तक पहुंचती है उसमें से सिर्फ 1% होती है वो 2 बिलियंस में से, यानी सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी है जो ज़मीन के अर्थ तक पहुंच पाती है, वो टोटल एनर्जी जो सन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस 1% में कितना है कि 15% जो है वो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है हमारी जो अर्थ की आउटर सरफेस है उससे, यानी ओजोन लेयर्स उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। बाकी 30% जो है वो यूटिलाइज होती है। ये पूरा जो अर्थ का सिस्टम है जिसमें बारिशों का पूरा एक सिलसिला है, जो पूरी एक रेन की जो केमिस्ट्री है, ये जो इसके अंदर जो सन की एनर्जी यूज़ होती है, किस तरह से फिर ओशियंस में वो चीज़ स्टीम बनकर क्लाउड्स और फिर क्लाउड्स के बाद वो फिर एक रेन और इस तरह का ये पूरा सिस्टम, तो वो 30% एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है। उसके अलावा कुछ सन की एनर्जी वो जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी फूड बनाने के लिए। ये तमाम एनर्जी के बाद जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी यूज़ होती है एनर्जी जनरेशन के लिए। इसी तरह सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर इसी के सब हेडिंग अवेलेबल सोलर एनर्जी कितनी है। अब अर्थ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन किया गया है वो ये है कि टोटल अर्थ का जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1.274 × 10⁸ स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा अर्थ का क्रॉस सेक्शन है। अब सन की जो एनर्जी है वो ज़मीन पे अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया लिया जाए, 1 स्क्वायर मीटर, तो तमाम वो जो उसमें से हर उसमें सन का इफ़ेक्ट जो एक्चुअल पहुंच रही है 1 स्क्वायर मीटर ज़मीन के हिस्से में, वो 200 वाट एनर्जी है। अब इस 200 वाट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल एनर्जी वाट्स जो जनरेट हो सकते हैं, या आप ज़मीन में टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 200 वाट्स के हिसाब से, वो है 25,400 टेरावाट्स। इस टेरावाट्स इन टोटल एनर्जी को अगर फुल ईयर पूरे साल से और 24 घंटों से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका इतना अमाउंट ऑफ टेरावाट्स आवर बनते हैं। टेरावाट आवर्स जो कि बेसिकली यूनिट है, इसे हम एनर्जी का यूनिट कहते हैं। तो इतने टेरावाट आवर्स जनरेट हो सकते हैं। ये एक जनरलाइज आइडिया है।
अब 2004 तक की एस्टिमेशन जो दी गई है, इसमें वो बताया गया है कि जो एनर्जी की डिमांड है या एनर्जी जो दुनिया कंज्यूम कर रही है वो 16,600 ट्रिलियन वाट आवर्स हैं। ये फिगर बहुत पुरानी 2004, और तो अब अगर 2020 में लिया जाए तो ये डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई होगी। लेकिन अगर इसके हिसाब से भी देखा जाए तो सन की एनर्जी, अगर हम सिर्फ 8% के हिसाब से अगर सोलर पैनल वो कन्वर्ट करें सन की एनर्जी को, तो हम इतनी एनर्जी 1 करोड़ 78 लाख टेरावाट आवर जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ 8% एफिशिएंसी अगर सोलर पैनल्स की हो। तो इसका ये मतलब है कि सन की एनर्जी बहुत फीजिबल हो सकती है। सोलर पैनल्स अगर सही तरह से इसे गवर्नमेंट लेवल पर इसकी पॉलिसीज़ बना के इसे यूटिलाइज़ किया जा सके। अब सन के हिसाब से जो चीज़ें मैटर करती हैं, कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं, उसमें एक तो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि सन से अर्थ तक अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो बेसिकली एल्टीट्यूड डिफाइन करता है। यानी अगर ईस्ट से वेस्ट तक लें तो वो एंगल 0 है, और अगर हम सन को बिल्कुल जो दिन के टाइम अगर बिल्कुल सूरज बिल्कुल टॉप पर हो तो वहाँ से लेके ज़मीन तक के लिए जो डिस्टेंस या एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा। तो बेसिकली ये एल्टीट्यूड कहलाता है। और जो टर्म इसमें इम्पॉर्टेंट है वो टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल का मतलब ये है कि अर्थ जो अपने, एक तो सोलर के गिर्द घूम रही है, दूसरी जो अर्थ है वो एक अपने ही उसका जो जिसको कहते हैं रोटेशनल एक्सिस, उसके गिर्द घूम रही है। तो उसके हिसाब से अर्थ का जो एंगल है, जो थोड़ा टिल्ट है, वो 23.45 डिग्रीज है अपने ही रोटेशनल एक्सिस के हिसाब से। तो ये टिल्ट एंगल एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है जब सोलर के हिसाब से, अगर सोलर को हम एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज़ करें। इसी तरह एक टर्म है इरेडियंस और इंसोलेशन तक। इरेडियंस होती है कि टोटल एनर्जी जो अर्थ तक पहुँचे, और उस एनर्जी में तमाम वेवलेंथ्स जिसमें विजिबल लाइट भी, इंफ्रारेड भी, अल्ट्रावायलेट, यानी तमाम वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तमाम के तमाम को अगर कंसिडर करें तो अर्थ तक जो 1 स्क्वायर मीटर में जो अर्थ सन की एनर्जी पहुंचेगी वो उसको हम डिफाइन करेंगे इरेडियंस। यानी इरेडियंस कितनी है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी जिसमें विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। जबकि इंसोलेशन के वो एनर्जी जो अर्थ तक पहुँचे और उसमें तमाम सीजनल वेरिएशंस भी के सीजन्स के हिसाब से, यानी सर्दी गर्मी तमाम, और डे और नाइट, इन तमाम को अगर कंसिडर करें तो एनर्जी कितनी सन से ज़मीन तक 1 स्क्वायर मीटर में पहुंचती है, वो टर्म इंसोलेशन कहलाती है। अब जो सेकंड है वो है सोलर साइट एनालिसिस। यानी अब हम अपने पर्सपेक्टिव से, यानी जहां पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल होंगे, उस सोलर पैनल इंस्टॉल के सोलर के साइट जो है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी इंस्टॉलेशन के वक्त। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि सोलर पैनल्स जो इंस्टॉल होंगे वो किस ओरिएंटेशन, यानी उसको आप किस फेसिंग पर रखेंगे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सोलर पैनल्स को आप साउथ की तरफ रखें। यहाँ पर मे भी कुछ चीज़ मिसिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें एक जो फर्दर मुझे थोड़ी बहुत इसके बारे में पता है वो ये है कि अगर सन, अगर आप अर्थ के हिसाब से अगर अपना जियोग्राफिकली डिफाइन करें, तो अगर आप अपर साइड पे नॉर्थ की तरफ रह रहे हैं तो आपके जो सोलर पैनल्स होंगे वो साउथ की तरफ फेसिंग होंगे, और अगर आप साउथ में हैं तो आप नॉर्थ की तरफ उसके फेस करेंगे सोलर को। तो मे भी ये डिफाइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू साउथ, मे भी इसमें नॉर्थ भी डिफाइन हो सकता है। शेडिंग का ये मतलब है कि
सोलर पैनल्स जब इंस्टॉल करें तो फ्यूचर में जो सन की एनर्जी सोलर पैनल्स तक पहुंचेगी वो कहाँ कहाँ तक, वो किस किस जगह पर, या उसे कौन सी चीज़ें उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं या वो नहीं पहुंच सकती। तो उसके अंदर आपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है कि वो सारा सोलर साइट एनालिसिस में कि बिल्डिंग्स कोई फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होनी हो, ट्रीज़ हो सकते हैं, आपका सीजनल वेरिएशंस जिस तरह कुछ शेडिंग के अंदर आ जाए। और फिर टिल्ट एंगल ये है कि सोलर पैनल्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्लेस नहीं कर सकते, नहीं आप पूरे वर्टिकली, उसे एक एंगल पर आपने रखना होता है ताकि वो फुल डे के हिसाब से आपको फ्रॉम सन राइज टू सनसेट तक तो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो ये टिल्ट एंगल डिपेंड करता है आपके एल्टीट्यूड ऑफ सिटीज़ पे, यानी आपका सिटी कितने एल्टीट्यूड पर है। और ये आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं कि गूगल पे आप अपना सिटी लिख कर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आप किस एल्टीट्यूड पर हैं। उस एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड आपका सिटी का है, 20 डिग्रीज़ पे है, 25 डिग्रीज़ पे है, तो जितना एल्टीट्यूड वो आपको सिटी का पता लगे उस हिसाब से आपने सोलर पैनल्स को उतने एंगल पर इंस्टॉल करना है। तो ये तो वो टर्म्स हैं, या जब आप सोलर साइट एनालिसिस के उस पर जाएंगे तो आपने ओरिएंटेशन, शेडिंग और टिल्ट एंगल को भी देखना है। नेक्स्ट अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में। यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस किया है इन लोगों ने, वो है 5 बनाई हैं: विंड, सोलर, टाइडल, जियोथर्मल और बायोमास। ये 5 हैं। पहले आते हैं विंड पावर पर। विंड पावर, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो विंड एनर्जी है वो बेसिकली एक अनदर फॉर्म है सोलर एनर्जी की। और किस तरह से क्या है, ये है कि सोलर एनर्जी की से ही विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस तरीके से कि सन एनर्जी आप अर्थ के डिफरेंट जो एरियाज हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके से हीट होते हैं, यानी कोई ज़्यादा हीट हो जाता है जहाँ पर अर्थ की फुल रेडिएशंस आती हैं, कुछ हिस्सा जो ज़मीन का है वो इतना हीटेड नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऐसे एरियाज जो बहुत हॉट होते हैं, हॉट एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो एयर है वो बिकॉज उसके वेट हल्का होने की वजह से वो राइज करती है और वहाँ पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो कूलर एरियाज़ हैं, कूलर एयर जो है वो हॉट एयर को रिप्लेस कर देती है और इस प्रोसेस में इसका रिजल्ट में विंड प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कि किस तरह से वर्क करता है। विंड टर्बाइंस जो हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल सेम यही है कि विंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है काइनेटिक एनर्जी को। वो काइनेटिक एनर्जी विंड टर्बाइन को मूव करती है और वो मूविंग ऑफ द विंड टर्बाइन आपकी मैकेनिकल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पर 2 तरह से इसको डिफ़ाइन किया है, या 2 तरह या 2 टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइंस जो अवेलेबल होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दूसरी वर्टिकल एक्सिस। जो मोस्टली यूज़ होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसमें ये रोटर का डायमीटर है, यहाँ पर जनरेटर है, बॉक्स है और जनरेटर है और ये टावर है उसका। जब विंड एनर्जी को इस तरह डिज़ाइन करते हैं, जो विंड के ये आपके प्रोपेलर्स हैं कि विंड एनर्जी के ये विंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि विंड एनर्जी से ये प्रोपेलर्स मूव करते हैं और जब ये मूव करते हैं तो इसकी शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट होती है और जनरेटर फिर वो विंड एनर्जी की रोटेशन को, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कमर्शियली अवेलेबल जो बताए गए हैं, जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो मैं बता चुका हूँ, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस यूज़ होती हैं। इनके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एडवांटेजेस तो वही जो रिन्यूएबल एनर्जीज के होते हैं कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसकी रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं होती,
और ये कहीं भी रिमोट लोकेशन पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मेन इसमें डिसएडवांटेज वो ये है विंड टर्बाइन का कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, जो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो बहुत कॉस्टली है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसमें यह है कि ये हर जगह पर इंस्टॉल नहीं हो सकती, सिर्फ उन एरियाज़ पर जहाँ पर हाई एक तो उसका एल्टीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पर विंड के जो स्पीड है वो एक ख़ास लिमिट तक होनी चाहिए। अब है सोलर पावर के बारे में। तो सोलर पावर में ऑलरेडी हम इसके फर्दर डिस्कशन कर चुके हैं कि सोलर एनर्जी क्या क्या है। तो अब हम चलते हैं कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किस तरीके से होती है। तो इसमें दो इन्होंने बताए हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स, एक फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू हैं और दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो आप मेरे साथ ज्वाइन रहें और मेरे चैनल लर्न टू नो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।